नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट डीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है ये आपको टाइटल देखकर पता चल गया होगा। इसलिए टॉपिक पर जाने के पहले हम बात करेंगे हमारे प्रीवियस वीडियो में दिए गए 2 क्वेश्चंस की। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने उसका जवाब दिया था, गूगल करके भी दिया था, पर फिर भी आपके जवाब गलत हैं। कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो आपने नकल तो की लेकिन अकल नहीं लगाई, इसलिए आपके दोनों क्वेश्चन गलत हैं। आंसर जो आपने दिए वो गलत है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आपने जवाब दिया सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। हम जब गूगल करते हैं ये क्वेश्चन तो हमारे सामने सबसे पहला आंसर आता है जयप्रकाश नारायण, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। सर्वोदय की अवधारणा सबसे पहले इस पर जो प्रकाश डाला था, जिसने इसे लाया था लोगों के सामने, वो थे महात्मा गांधी। तो आपसे अगर कभी भी ये पूछा जाए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे, और वहां पे दोनों नाम हो जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, तो भी आप जयप्रकाश नारायण को मत लगाइएगा, आप महात्मा गांधी को ही लगाइएगा। जयप्रकाश नारायण ने बाद में इस पर बहुत ज्यादा प्रकाश डाला था, इसलिए इसमें नाम आता है जयप्रकाश नारायण का। महात्मा गांधी के बाद इस पर प्रकाश डाला था विनोबा भावे ने, और विनोबा भावे के बाद सबसे ज्यादा प्रकाश डाला था जयप्रकाश नारायण ने। पर इसे सबसे पहले जिसने इसका विकास किया था वो है महात्मा गांधी, इसलिए इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आप लोगों ने आंसर दिया नमक सत्याग्रह। आपने ये नहीं पढ़ा कि नमक सत्याग्रह को ही दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। अब से आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि दांडी मार्च को ही नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। दांडी मार्च के साथ शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो इन 2 क्वेश्चंस का आप आंसर अब हमेशा ध्यान में रखिएगा, और जब भी आप कोई भी आंसर दीजिए, अगर आप गूगल भी करिए तो आप उसे पूरे तरह से पढ़ लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपके बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपको सही आंसर भी पता चलेगा। और ऐसा आंसर जब आप गूगल करके आप देखते हैं तो आपको वो हमेशा याद भी रहेगा, वो टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा कुछ ऐसा ही है कि कभी कभी जब हम अपनी अकल नहीं लगाते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। होता क्या है कि हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त, कोई संबंधी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमें कहीं ना कहीं से जानता हो, वो कभी हमसे कुछ पैसे उधार ले लेता है और हम उसे दे भी देते हैं। कुछ टाइम बाद जब हम उससे वापस मांगते हैं पैसे, तो उसके हाव भाव से ये लगता है कि अब ये हमारे पैसे नहीं देने वाला। तो ऐसी कंडीशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अब हम आगे करें क्या, हमारे पास क्या उपाय हैं। इसके बारे में अभी आपको बताया जाएगा, और इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड 2-3 टॉपिक के बारे में और बताया जाएगा। आप सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि जब भी आपसे कोई उधार मांगे, कुछ ज्यादा अमाउंट अगर आप दे रहे हैं किसी को जो आपकी नजर में ज्यादा है, तो आप वो एक स्टैंप के थ्रू ही दीजिए। स्टैंप पे आप उस अमाउंट को लिखवा लीजिए, देने वाले का नाम, पता, सारा कुछ आप उस पर लिखवा लीजिए। उस स्टैंप पे अपना भी साइन करिए, उसका भी साइन करिए। वो आपको पैसे कब वापस करेगा ये भी आप उस पर लिखवाइए। अगर आप उससे कुछ इंटरेस्ट के साथ पैसे लेना चाहते हैं वापस, तो भी आप लिखवाइए। सारी चीजों को आप उसमें एकदम क्लियर लिखवा लीजिए। तो ऐसे कंडीशन में आपको इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कभी ऐसा होता है कि इसके बाद भी नहीं दे रहा, या फिर आपके पास ऐसा कोई स्टैम्प पेपर या कुछ नहीं जहां पे आपने लिखित दिया था, लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं कोई प्रूफ है जिससे ये पता चले कि हाँ आपने उसे पैसे दिए थे, तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपके नियर में जो भी पुलिस थाना है आप वहां जाइए, जाके इसके लिए एक एफआईआर कराइए, और एफआईआर के साथ आपके पास जो भी प्रूफ वगैरह हैं आप वो सारे प्रूफ वहां पर दीजिए। जब आप वहां पुलिस वालों को आप प्रूफ देते हैं तो फिर एफआईआर वगैरह लिखने के बाद पुलिस का काम है उस पर इन्वेस्टिगेट करना। पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के बाद फिर अपनी एक चार्जशीट बनाती है और उस चार्जशीट को वो कोर्ट में लगाती है, तो फिर केस चलते हैं। आप सिविल केस करिए इस मैटर पे, और उसके बाद आप सबसे बेहतर होगा आपके लिए कि आप क्रिमिनल केस भी करिए। क्रिमिनल केस आपका करने का ये फायदा होता है कि क्रिमिनल केस के लिए एक लिमिटेशन दी गई है, तो उसके हिसाब से आपका केस जो है वो जल्द से जल्द खत्म कराया जाता है और आपके फेवर में फैसला आने की पूरी उम्मीद होती है अगर आप सही हैं तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन है।
इसमें जो मुकदमा चलता है वो आईपीसी के 420 के तहत चलता है, सेक्शन 420 के तहत मुकदमा इसमें चलता है। अगर आप केवल पैसे वापस पाना चाहते हैं तो आप सिविल केस कराइए, और अगर आप उस पर धोखाधड़ी का भी मुकदमा करना चाहते हैं तो आप उस पर क्रिमिनल केस कराइए। ये हो गई बात कि अगर आपने किसी को ऐसे पैसे उधार दिए तो फिर आप, अगर वो आपको वापस नहीं करता तो आप क्या करें। एक कंडीशन और ये होती है कि कभी कभी हमारे पास कुछ कॉल आती हैं फ्रॉड तरह की, वो हमसे हमारे ओटीपी पूछते हैं, बैंक की डिटेल पूछते हैं, हमारा पर्सनल इन्फो पूछते हैं। तो इस तरह की अगर आपके पास कभी भी कॉल आती है तो आप बिल्कुल भी इस अपनी कोई भी पर्सनल इन्फो किसी से शेयर मत करिए, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक आपसे आपकी पर्सनल इन्फो नहीं मांगता। तो अगर इस तरह कॉल आती है तो आप तुरंत ही सतर्क हो जाइए। अगर कभी अनजाने में आपने अपनी कुछ पर्सनल इन्फो या अपनी ओटीपी, बैंक डिटेल आपने बता दी और इसके माध्यम से आपके बैंक अकाउंट से कोई फ्रॉड कर दिया गया, आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए, तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले एफआईआर करानी चाहिए। फिर एफआईआर की एक कॉपी ले जाके आपको बैंक में कंप्लेन करना चाहिए, और ये कंप्लेन जो आप करेंगे वो आप 3 दिन के अंदर करेंगे। तो आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें उन्होंने अपने बैंक को ये निर्देश दिया है कि अगर उनके कस्टमर्स के साथ इस तरह के कोई फ्रॉड होते हैं तो वो उनके पैसे वापस करें अकाउंट में। इसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया वगैरह डिसाइड किया है, जिसके माध्यम से वो कितना अमाउंट, किस कंडीशन में कितना अमाउंट वापस करना है, क्या है, उनके सारे क्राइटेरिया को वो अपने ध्यान में रखते हैं। उस हिसाब से आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। अगर आपने 3 दिन के अंदर कंप्लेन नहीं कराई और आप 1 हफ्ते बाद आप जाते हैं कंप्लेन कराने, तो फिर बैंक की एक कमेटी बैठती है जो डिसाइड करती है कि आपकी कंप्लेन पर ध्यान देना भी है या नहीं देना है, और अगर देना है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, या फिर आपके पैसे वापस करने हैं, या जो भी प्रोसेस है उनका फिर वो कमेटी डिसाइड करेगी। इसलिए अगर आपके साथ कभी बैंक से रिलेटेड कोई फ्रॉड होता है, आपके बैंक अकाउंट से कोई पैसे डिडक्ट होते हैं, तो फिर आप उसकी कंप्लेन 3 दिन के अंदर जाके बैंक में करवा दीजिए एफआईआर की कॉपी के साथ। फिर एक होता है कि आपको किसी ने कोई चेक दिया, कोई बिल दिया और वो बाउंस हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो आप केस करते हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आप करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत इस तरह के केस किए जाते हैं। मुकदमे जो दायर होते हैं वो इसके अंदर दायर होते हैं, और इसमें सजा वगैरह का प्रावधान है, और ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो आपको आज के वीडियो में 3 चीजें बताई गई हैं कि एक तो जब आप अपने दोस्त को या अपने किसी संबंधी को या किसी जानने वाले को आप उधार देते हैं, वो पैसे वापस नहीं करता, तो आप पुलिस में जाके एफआईआर करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन चलती है, चार्जशीट लगती है, चार्जशीट कोर्ट में दायर की जाती है, और क्रिमिनल केस चलता है, सिविल केस चलता है। फिर इस तरह से आपके जो समस्या है उसका समाधान आपको मिलता है। दूसरा है कि जब आपके साथ कोई बैंक के थ्रू किसी कंपनी ने कोई या किसी व्यक्ति ने आपके बैंक के साथ कोई फ्रॉड किया हो, आपके अकाउंट के साथ कोई फ्रॉड किया हो, तो फिर इस कंडीशन में आप जाते हैं, एफआईआर करते हैं। एफआईआर करने के बाद आप बैंक में जाके इसकी कंप्लेन करते हैं, लेकिन कंप्लेन के लिए आप 3 दिन के अंदर ही जाइए, जाके इसके लिए कंप्लेन कर दीजिए। फिर आपको तीसरा है कि अगर आपको किसी ने कोई चेक दिया, कोई बिल दिया, वो बाउंस हो जाता है, तो इस कंडीशन में आप जो केस करते हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत करते हैं। तो शायद आपको आज का ये तीनों टॉपिक जो था आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आज के फिर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा 2 क्वेश्चन है। एक तो है पहला कि मार्ले मिंटो अधिनियम की शुरुआत कब की गई थी, और दूसरा क्वेश्चन है कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे। पहला क्वेश्चन मार्ले मिंटो अधिनियम की शुरुआत कब की गई, और दूसरा क्वेश्चन हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप गूगल करते हैं तो उसे बहुत अच्छे तरह से पढ़िए, जिससे आपका जो ये टॉपिक है ये क्लियर हो जाए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ इसमें ना पसंद आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप कोशिश करिए कि आप कमेंट में आप जरूर ही क्वेश्चंस के जवाब दिया करिए, और आपको इससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी है आप वो जानकारियाँ भी दिया करिए कमेंट में। ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आप उसको केवल एक लाइन में ही बता दीजिए। अगर आप इससे आप अगर ज़्यादा भी जानते हैं इस बारे में तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। धन्यवाद।